बात करें अपना नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी समेशन, डिफरेंस और हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात भी कर रखी है और उसके ऊपर एग्जांपल्स के बारे में भी बात किया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो डिपेंड करता है केवल आपके कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन कहीं पे भी गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब जैसा कि आपको ये पता है कि जब हमने समेशन किया था या डिफरेंस किया था तो हमें ये मालूम है कि दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर सेम होती है तो हम मैट्रिक्स का एडिशन भी कर सकते हैं और मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। ऐसे ही बात आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है A और इसको हमने लिखा है AIJ इन ऑर्डर ऑफ M क्रॉस N, मतलब मैट्रिक्स A क्या है AIJ और ऑर्डर क्या है M क्रॉस N है। तो जो B है जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है, BIJ मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम को क्या मालूम है आपको, ये नंबर ऑफ रोज होती है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स होती है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स की और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर आपके पास इक्वल है देन मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल, देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी पॉसिबल। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है देन प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम मान लीजिए अगर हमने ए बी को पॉसिबल करा दिया है, ए इंटू बी मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आता है, ध्यान रखिएगा, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आएगा दैट इज अ CIJ और इसकी जो ऑर्डर होगी वो N कैंसिल आउट होता है और M क्रॉस P होगा, M क्रॉस P होगा। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल है देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल, एल्स नॉट। इसका मतलब ये भी हो सकता है, यहां पे क्या कर दिया हमने ए बी को पॉसिबल कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए बी इंटू ए करना पड़े तो यहां पे जो होगा वो BIJ और हमने लिखा क्या है N क्रॉस P और AIJ बात आएगी M क्रॉस N की, M क्रॉस N। तो यहां देखिएगा ये नंबर ऑफ रोज है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स है और ये नंबर ऑफ रोज है, मतलब P और M ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है मीन्स B इंटू ए नॉट पॉसिबल। B इंटू ए नॉट पॉसिबल, इसका मतलब है इन जनरल A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। मतलब इन जनरल मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। In general, in multiplication, commutative law doesn't hold. A into B अगर है तो जरूरी नहीं कि वो B into A पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो कंडीशन समझ में आ गई, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। पहली चीज तो ये। नेक्स्ट वन, अगर किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में A इंटू बी और C पॉसिबल है तो इसका मतलब A B C भी पॉसिबल होगा, इसे बोलेंगे आप एसोसिएटिव लॉ।
ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स के साथ, कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, उसके साथ अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो इसका मतलब ए होता है, इसका मतलब ए होगा, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो वैल्यू सेम रहती है। ओके। नेक्स्ट वन, अगर किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स होता है, रिजल्ट नल मैट्रिक्स होता है। लेकिन ये सारे केस कब हैं? ये सारे केस तभी हैं जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तब। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके, तो इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए, हम लोग कुछ मैट्रिक्स लेते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मैट्रिक्स हमने ली है, दैट इज 2 3 4 5 6 7 -1 0 -1। एक मैट्रिक्स ली जिसकी ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। और एक बी मैट्रिक्स ले ली है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये 3 और ये 3, मतलब नंबर ऑफ रोज तो 3 होंगे ही होंगे, रोज 3 होंगे। अब कॉलम कुछ भी ले सकते हैं, हमने ले लिया -1 0 2 1 3 2। ठीक है, तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा? होगा, बिकॉज ये मैट्रिक्स का रो नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ओके, चलिए तो ए इंटू बी करके देखते हैं। ए बी हमने मैट्रिक्स लिख लिया बेटा, 2 3 4 5 6 7 -1 0 -1 इंटू -1 0 2 1 3 2। ओके, और इसका जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा, दैट इज 3 क्रॉस 2। ठीक है ना, ये तो गायब हो जाएगा और बच क्या जाएगा, 3 क्रॉस 2 बच जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई होता कैसे, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, ये आपके पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो 2 3 4, ये फर्स्ट रो है, और यहां पे है ये फर्स्ट कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रो विथ कॉलम होता है, रो विथ कॉलम। बात समझिएगा, रो विथ कॉलम होगा, मतलब अगर इस रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपको लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई विथ -1, समझिएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ -1, तो वैल्यू क्या आएगी, -2। 2 इंटू -1, अच्छा मैं इसको लिख देता हूं, अच्छा -1 प्लस होता है, अगले स्टेप के लिए प्लस। ध्यान रखिए, नेक्स्ट स्टेप पे आए, नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट, मतलब अगर हम यहां नंबर बढ़ा रहे हैं तो हम इधर भी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 0 के साथ, 3 इंटू 0। ओके, फिर अगला 4 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट के साथ, प्लस 4 इंटू 2। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखिएगा। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है। अब बात करते हैं फर्स्ट रो, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सेम मैनर, फर्स्ट रो एंड ये सेकंड कॉलम। अब इसी मल्टीप्लाई को हम लोग इसके साथ कंटिन्यू करते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 1, 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 4 मल्टीप्लाई विथ 2। ओके, 4 मल्टीप्लाई विथ 2। समझिएगा, रो आगे बढ़ रहा है, कॉलम आगे बढ़ रही है, तो ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड रो की। तो फर्स्ट रो कंप्लीट, अब बात करेंगे सेकंड रो। सेकंड रो के एलिमेंट्स देखते हैं, तो सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7। अब ये 5 जो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के लिए -1 के साथ, तो 5 इंटू -1। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 5 इंटू -1 फर्स्ट रो, मतलब सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 इंटू
0 प्लस 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 हो गया। सेम मैंने अब 5 सेकेंड कॉलम के लिए 5 इंटू 1, 6 इंटू 3 और फिर 7 इंटू 2। क्लियर है? देखिएगा 5 6 7 5 6 7 1 3 2 1 3 2। बहुत सिंपल से ध्यान रखिएगा, रो विथ कॉलम। अब बात करते हैं नेक्स्ट रो की। -1 विथ -1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2, तो -1 इंटू 2 आ गया। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो -1 का 1 के साथ प्लस 0 को 3 से करना है और -1 किसके साथ आएगा? 2 के साथ, तो प्लस -1 इंटू 2। ये आपका मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर देखिएगा, यहाँ पे 3 रो है और 2 कॉलम्स है। अब क्या करना है? जस्ट कैलकुलेशन कर लीजिए। -2 और प्लस 8 मतलब वैल्यू आ गई 6, 2 9 11 11 प्लस 8 19 -5 और प्लस 14 9 आएगा, 5 18 23 23 प्लस 14 23 प्लस 14 37, सही है। +1 -2 -1, ठीक है। यहां -1 और यहां -2, वैल्यू -2, ऑर्डर आ गया 3 + 2। समझ में आया है? तो बहुत ध्यान से, क्योंकि एक या दो बार अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप सीख जाते हैं, लेकिन ध्यान से करना है आपको। ध्यान क्या रखना है? फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जितनी कॉलम्स होंगी उतनी कॉलम्स यहां बन जाएंगी। जितनी कॉलम्स होंगी, अगर मान लीजिए एक कॉलम और होती तो एक कॉलम आपकी और बन जाती, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। बहुत ध्यान से समझ में आया होगा आपको। रो विथ कॉलम, फिर सेकेंड रो का भी फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकेंड कॉलम के साथ, थर्ड रो का भी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम के साथ, सबके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और सभी टर्म्स को क्या करना है? आपको ऐड कर देना है और ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो आई होप आपको बात तो समझ। बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड है। इफ x एंड y, सॉरी फाइंड x एंड y है, फाइंड x y इफ a इज इक्वल टू दिया गया 0 -1 1 0 सच दैट xi प्लस ya होल स्क्वायर इज इक्वल टू a दिया गया है, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो कंडीशन दी गई है वो हमें निकालना क्या है बेटा? वो xi प्लस का ya है जिसका स्क्वायर है और इसकी वैल्यू क्या है? a के इक्वल है, और हमें कंपेयर करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो करना क्या बेटा? स्टार्टिंग कैसे करें? x इंटू आई दिया गया है, और देखिएगा ध्यान से कि ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है और दोनों का एडिशन हो रहा है। अब जब भी एडिशन होता है तो आपको ये पता है कि ऑर्डर्स सेम होने चाहिए। ऑर्डर्स क्या होंगी? सेम होंगी। अगर मान लीजिए x है और i का मतलब क्या बेटा? यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 प्लस y के साथ क्या आएगा? a की वैल्यू है 0 1 -1 0। ये वैल्यू किसकी है? xi प्लस ya। ओके, और बात करनी है कि xi प्लस ya है, इसका समेशन करना है और उसका स्क्वायर जो है वो a के इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसे ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, x हो गया 0 हो गया 0 हो गया, x हो गया, प्लस y के साथ देखा जाए तो y सॉरी 0 हो जाएगा, माइनस y एंड 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? x आएगी, x प्लस 0 0 प्लस y होगा, 0 माइनस y होगा, x प्लस 0 x होगा। ये एक्चुअल वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है xi प्लस ya की, xi प्लस ya। हमारी रिक्वायरमेंट क्या बेटा? स्क्वायर है, स्क्वायर करना है, मतलब ये है xi प्लस ya का स्क्वायर चाहिए आपको। स्क्वायर का मतलब ये हो गया xy माइनस yx स्क्वायर
अब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, आपको यहाँ पे 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू आएगी एक्स वाई माइनस का वाई एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई माइनस का वाई एक्स, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर का मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ध्यान रखिएगा स्क्वायर अंदर नहीं आता है कि आप कर रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वह स्क्वायर को अलग से आपको मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो अब आपके पास जो वैल्यू आती है, ध्यान से देखेंगे तो रो विथ कॉलम, ध्यान से देखिएगा x मल्टीप्लाई किससे होगा, फर्स्ट टर्म से x इंटू एक्स, मतलब वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट के साथ तो y इंटू माइनस का y माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम x मल्टीप्लाई y के साथ तो x इंटू वाई, y मल्टीप्लाई x के साथ फिर से x इंटू वाई, मीन्स वैल्यू आ गई 2xy, ओके। अब देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब बात करते हैं सेकेंड रो की, दिस वन माइनस वाई है, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, और x का मल्टीप्लाई y के साथ तो माइनस एक्स वाई, मीन्स वैल्यू आ गई माइनस 2xy, ओके। अब ये माइनस वाई मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकंड कॉलम के लिए तो माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इसके स्क्वायर की। और ये जो वैल्यू है ये इक्वल है ए की वैल्यू क्या है 0 1 माइनस 1 0, ठीक है। दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन। चलिए अब कैलकुलेशन करना है, तो हमारे पास जो कंपेरिजन से आता है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। 2xy इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस वाई, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू अगर y की जगह पे x की जगह पे प्लस माइनस वाई लगा दिया जाए, प्लस माइनस वाई हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा x की जगह प्लस माइनस वाई तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है ही, इज इक्वल टू 1/2 कर देते हैं। तो y का स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, अगर y यहाँ पे प्लस है तो प्लस के केस में क्या आएगा, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। लेकिन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में दिक्कत आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का हाफ एंड y इज इक्वल टू आएगा माइनस हाफ है तो प्लस माइनस इन रूट ऑफ माइनस का 1/2 मीन्स प्लस माइनस आयोटा 1/√2, ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जब रियल का केस है तो y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1/√2 आ गई। तो y की वैल्यू ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। y को अगर हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की वैल्यू को अगर हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू जो आएगी वो भी आएगी क्या प्लस माइनस 1/√2, और y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू भी दिस वन सेम, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस पुट कर दीजिए तो वैल्यू क्या आएगी i/√2 आएगी, वो भी प्लस माइनस की, सॉरी x है यहां पर, ठीक। बात समझ में आ रही है। तो x एंड y की जो वैल्यू आ गई, एक तो रियल आ गई और दूसरी कैसी आ गई इमेजिनरी आ गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने x एंड y की वैल्यू निकाल ली है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। बात समझ में आ रही होगी। तो सिंपल सा चीजें ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके पास प्लस और माइनस का केस आएगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है ना। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो विद कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम तो सेकंड कॉलम बन जाता है, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। बस समझ में आ रही है। तो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन ध्यान से करना है आपको। ओके चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ तो बात करते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। इफ a इज इक्वल टू दिया गया अल्फा 0 1 1, b इज इक्वल टू है 1 0 5 1, फाइंड अल्फा इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू b दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू दिया गया है अल्फा 0 1 1 दिया गया है एंड अब b इज इक्वल टू है 1 5 0 1,
तो सिंपल सा केस ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी दिया गया, मतलब सीधा सा कि हमें ए का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करते हैं। चलिए, तो अल्फा 0 1 1 और मल्टीप्लाई विद अल्फा 0 1 1, ये अल्फा ए स्क्वायर हो गया और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1501, मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई रो विद कॉलम, ठीक है। तो अल्फा मल्टीप्लाई किसका होगा, अल्फा के साथ होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो वैल्यू क्या आ गई अल्फा स्क्वायर। सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई विद 1, वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, मतलब पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड के लिए, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ध्यान से देखिए, अल्फा मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई विद 1, तो रिजल्ट 0 आ गया, तो ये सेकंड एलिमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड रो की, 1 मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 विद अल्फा अल्फा, 1 विद 1 प्लस 1, ओके, अल्फा प्लस 1। अब यही रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 विद 0 0 और प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया, और ये जो वैल्यू है इक्वल है 1051। अब तो सिंपल सा है, दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो कंपेयर कर सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 5, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, अल्फा वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, जबकि यहां से अल्फा वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। अब ये दोनों ही अल्फा डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये क्या इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर अल्फा की वैल्यू 4 यूज करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू इक्वल तो हो रही है लेकिन यहाँ इक्वल नहीं होगी, और अगर अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ इक्वल होगा लेकिन यहाँ इक्वल नहीं हो सकता। मीन्स ये है कि यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फॉर दिस रिलेशन, सो देयर आर नो सोल्यूशन, नो सच अल्फा, ठीक है। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू ध्यान रखेंगे, अल्फा एग्जिस्ट नहीं करता यहां पर, क्योंकि अल्फा की कोई भी वैल्यू इस पूरे मैट्रिक्स को इक्वल नहीं करती है, इसलिए इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी यहां पर, ठीक है। तो ध्यान से इसे सॉल्व कर दीजिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड आई दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 1 0 -1 एंड 7, आई की वैल्यू मालूम है 1 0 0 1 दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई। तो सिस्टमेटिक लिख लेते हैं इसे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई। चलिए तो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। पहले ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या दी गई है 1 -1 0 7, स्क्वायर इसलिए हम 2 टाइम्स लिख रहे हैं, 1 -1 0 7, ये ए स्क्वायर हो गया, 8 इंटू ए मल्टीप्लाई किया 1 -1 0 7 प्लस के इंटू आई की बात करते हैं तो 1 0 0 1। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस होता है तो ऑर्डर दोनों की सेम होगी। राइट हैंड साइड बहुत इजी है, तो सिंपल पहले इसे लिख लेते 8 -8 0 हाँ 8 5 7 जा 56 प्लस के मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया के 0 0 के, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस के हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, -8 आएगा और 56 प्लस के हो जाना चाहिए। राइट हैंड साइड हमने बैलेंस कर दिया, ध्यान रखिएगा 8 मल्टीप्लाई किया, के मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, देन हमने इसे कैलकुलेट कर दिया। अब बात करते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन की, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ रो विथ कॉलम। तो अब हमने प्रैक्टिस तो कर ली है, तो जल्दी से देखिए 1 विथ 1, तो आया 1 और 0 के साथ -1, तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 और 0 विथ 7 0, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो -1 विथ 1 -1 एंड -7, तो वैल्यू कितनी आ गई
-8, -1, -7, -8। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब फर्स्ट ये रो है और कॉलम के साथ देखा जाए तो -1 विद 0 0 हो जाएगा और 7 × 7 49 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। चलिए 8 + k, ये जो टर्म है ये टर्म किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -7। ठीक है, यहां देखा जाए 49 है और यहाँ पे क्या है 56 है, तो 49 = 56 + का k, सो k = -7। तो ये दोनों ही जगह से k की सेम वैल्यू आ रही है, इंप्लाइज दैट आंसर k की वैल्यू क्या आएगी, -7। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू k की अलग होती, यहाँ पे वैल्यू k की अलग होती, तो फिर से वही काम हो जाता, देयर आर नो सच वैल्यू ऑफ k। लेकिन यहाँ पे दोनों सेम वैल्यू आ रही है जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए k की वैल्यू क्या आएगी, -7 आ जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इफ दिया हुआ है 2 1 -3 दिया गया है, -1 0 4 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 3 × 2। यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स का, और जिससे रिजल्ट आ रहा है आपके पास -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 50। ऑर्डर क्या बेटा, 3 × 3 की है। ऑर्डर क्या है, 3 × 3। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो रही होगी उसकी ऑर्डर क्या रही होगी, उसकी ऑर्डर 2 × 3 रही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो ए क्या होना चाहिए, 2 × 3। ए की ऑर्डर क्या होगी, 2 × 3, मतलब नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, 2 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होंगे। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। चलिए एज्यूम करते हैं, 2 1 -3 -1 0 4, 2 × 3 होगा, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, कॉलम्स 3 हैं। हमने लिखा x y z p q r, ऑर्डर क्या होगी, 2 × 3 होगी, x y z p q r, और हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे। -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 और 50। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करें, रो कॉलम, 2 with x 2x minus p, 2x minus p हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कंप्लीट, और फर्स्ट विद सेकंड, तो 2y माइनस q आ गया, अगेन 2z माइनस का आधा हो गया। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में, दिस x + p मतलब x आ जाएगा, y + q मतलब y आ जाएगा, और इसका z आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड रो -3x + 4p आ गया, -3y + 4q आ जाएगा, -3z + 4r। अब इसकी जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स की इक्वल है। ठीक है, अब कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर जैसे ही किया तो आपको इस चीज दिख गई, एक्स वाई जेड डायरेक्ट दिख गया। एक्स की वैल्यू 1, y = -2 और z = -1, एक्स वाई जेड आ गया। और आपको मालूम है 2x - p = क्या दिया गया है, =-1 है। 2y - q की वैल्यू है -8 एंड 2z - r की वैल्यू है -10। ओके, सारी वैल्यूज जस्ट कंपेयर कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर दिया। एक्स वाई जेड आपको मालूम है, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ट्रांसफर कीजिए -3, मतलब p की वैल्यू क्या आ गई 3, p = 3। y की जगह -2 पुट किया, वैल्यू कितनी, -2 पुट करने पे माइनस का 4, ट्रांसफर कीजिए -4 बचेगा, मतलब q की जगह 4, q की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा बस, -5
यहाँ -5 किया, -10 हो जाएगा, तो आज की कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने मैट्रिक्स एज्यूम की थी उसकी सारी वैल्यू निकल आई है। तो मैट्रिक्स जो हमने एज्यूम की थी वो मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड 1 2 -5, पी की बात मतलब 3 4 और 0, दिस वन दी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो ये हो जाता है इसका आंसर। समझ बात आ रही है? तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है तो कब हो पाएंगी, तो ये पता है आपको 3 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 3 क्योंकि रिजल्ट 3 क्रॉस 3 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 3 क्रॉस 2 होता तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मुझे लगता है कि आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और भी इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में और भी बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है हमने, लेट a इज इक्वल टू इन मैट्रिसेस 0 10 अल्फा बाई 2 है एंड -10 अल्फा बाई 2 0 एंड I विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। और आपको यहाँ पे प्रूफ करना है सो दैट I प्लस a इज इक्वल टू I माइनस a इन मैट्रिक्स cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या बेटा कि आपके पास ये जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय चीजों को देख लेंगे और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, इसको देखते कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है i प्लस ए है। तो i का मतलब आपको मालूम है, तो i प्लस ए, हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड, तो i प्लस ए का मतलब हो जाएगा, i का मतलब हो गया 1 0 0 1 हो जाएगा एंड a की जो वैल्यू है प्लस कर दिया हमने, a इज इक्वल टू 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड क्या दिया गया 0 दिया गया। अगर आप इसको ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 1 प्लस 0 1 0 माइनस 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 मतलब हो गया 10 अल्फा बाई 2 और ये होगा 1 प्लस 0 वैल्यू आ गई 1। मींस लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो अल्फा बाई 2 के फॉर्म में हमने निकाल दी। ठीक है, जबकि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो कंप्लीट एंगल के फॉर्म में है। तो हम एक काम करेंगे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को कैलकुलेट करके हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू इसके इक्वल आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए तो चेक कर लेते हैं। वैल्यू क्या बेटा i माइनस ए है, तो पहला काम हम ये कर लें कि i माइनस ए कर लेते हैं। तो सिंपल सा काम देखिए, i प्लस ए किया था आपने, अब बात करना है i माइनस ए की। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 0 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 10 अल्फा बाई 2 आएगा। ठीक है, 0 माइनस दिस तो दिस वन माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 वैल्यू आएगी 1। तो ये वैल्यू हो गई i माइनस ए। हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो i माइनस ए और इन मैट्रिक्स दिस, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो i माइनस ए इनटू मैट्रिक्स लिख लेते हैं, दैट इज अ cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा एंड वैल्यू क्या होता है cos अल्फा है। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वैल्यू लगा देते हैं। i माइनस ए की वैल्यू क्या होता है 1 10 अल्फा बाई 2। ठीक है, माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड वैल्यू क्या है 1 है एंड सेकेंड ब्रैकेट cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा, और हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद की स्टेप देख लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, रो विथ कॉलम आपको करना है। तो 1 मल्टीप्लाई होगा आपका cos अल्फा के साथ। तो रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ध्यान देखेंगे 1 विथ cos अल्फा, तो मतलब ये आ गया cos अल्फा आ गया, देन प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा कर दिया, 10 अल्फा बाई 2 इंटू हो गया sin अल्फा। फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 विथ माइनस sin अल्फा मींस माइनस sin अल्फा आएगा
और प्लस आएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 विथ माइनस साइन अल्फा एंड 10 अल्फा बाई 2 विथ कॉज अल्फा। तो वैल्यू आ गई 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड रो की। तो ये सेकेंड रो है और इसको कॉलम वाइज, तो माइनस 10 अल्फा की वैल्यू कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ। तो वैल्यू आ गई कॉज अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2 और साइन कैसा है, तो नेगेटिव का है। साइन कैसा है, नेगेटिव का है। 1 मल्टीप्लाई साइन के साथ प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट, क्योंकि दो कॉलम कंप्लीट हो गया। इसे मल्टीप्लाई अब इसके साथ करना है आपको, दिस वन। तो माइनस 10 अल्फा विथ दिस, तो प्लस आ जाएगा। तो प्लस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू आ गया साइन अल्फा, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा कॉस के साथ, देन प्लस कॉज अल्फा। ठीक है, तो यहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन तो दिख गया। अब मल्टीप्लीकेशन दिख गया तो अब चीजों को देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं ध्यान से, कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है कॉज अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, और सेम वैल्यू है यहाँ पे साइन अल्फा माइनस का है और 10 अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा है। यहां से अगर माइनस कॉमन ले तो ये वैल्यू भी सेम है। हमारा काम क्या है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है सिंपल वे में। ठीक है, तो चीजों को देखते हैं जरा। हमने अलग से ही इसे सॉल्व किया। मान लीजिए हमारे पास कॉज अल्फा है प्लस का 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा है। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके देखें क्या, क्योंकि अल्फा बाई 2 को हाफ से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा है, कॉज अल्फा बाई 2 की जगह लिखा है 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखते हैं प्लस का हमने लिखा बेटा यहाँ पे साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉज अल्फा बाई 2। ठीक है, और साइन अल्फा की जगह लिखा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा बाई 2। जैसे आपने ये किया, कॉज से ये कॉज कैंसिल होगा, ये 2 साइन इसका अल्फा बाई 2 है और ये माइनस का 2 साइन इसका अल्फा बाई 2 है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। सिंपल, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब टारगेट ये है कि हम इसको सॉल्व करके देख लें। ठीक है, तो बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, इसके बारे में। दैट इज साइन अल्फा माइनस दिया गया है कॉज अल्फा और दिया गया है 10 अल्फा बाई 2। इसे भी कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां से देखते हैं साइन अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉज अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस ये कॉज अल्फा ही लिखा है मैंने अभी, और इसको देखते हैं, इसे हमने लिखा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉज अल्फा बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है। अच्छा, यहां से साइन अल्फा बाई 2 को बाहर निकाल दिया जाए, साइन अल्फा बाई 2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, और कॉज अल्फा बाई 2 एलसीएम लेते हैं, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये कॉमन निकालने जा रहे हैं। तो जैसे हमने ये कॉमन निकाला, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कॉज अल्फा बाई 2 कॉमन निकालते हैं, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 होगी। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जाकर के यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बाहर निकल आएगा, तो क्या हो गया 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस यहां क्या बच गया कॉज अल्फा, और कॉज अल्फा को हाफ एंगल में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये वैल्यू होती है 2 कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 होती है। ये इससे कैसे हो जाएगा, बच जाएगी वैल्यू क्या 1 बच जाएगी, मतलब ये जो वैल्यू आ गई 10 अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, क्या वैल्यू होगी 10 अल्फा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो हमें वैल्यूज पता चल गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स है इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी निकाली, साइन अल्फा, इसकी वैल्यू निकाली थी, इसका मतलब ये क्या है 10 अल्फा बाई 2 है, ये वैल्यू हो गई 10 अल्फा बाई 2। तो ये वैल्यू क्या है माइनस का, तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 हो गया, और ये वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, देख लीजिएगा i प्लस a के इक्वल है या नहीं है, i प्लस a के इक्वल है या नहीं। तो देखिए 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 1, ये दोनों फिर इक्वल हो गए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और यहां पे क्या यूज किया, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस का यूज किया गया है, और इससे सोल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, तो अच्छे से आप इसे कर लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए नोट कर दीजिए आप। ए अल्फा इज इक्वल टू दिया गया है मैट्रिक्स कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, देन ए अल्फा इनटू ए बीटा इज इक्वल टू आपको देखना है ए अल्फा प्लस बीटा है, एंड देन प्रूफ करना है ए अल्फा रेज्ड टू पावर एन इज इक्वल टू इन मैट्रिक्स कॉज एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा, साइन एन अल्फा एंड कॉज एन अल्फा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पावर एन आ जाए, जब भी पावर एन आ जाती है तो हम उसको में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका हो जाता है अगर आप मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो क्या करना होता है, आप 2 या 3 स्टेप तक करते हैं और उसके बाद सिमेट्री बना करके चीजों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो ए अल्फा इंटू अगर ए बीटा है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो वैल्यू हो गई कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा है, कॉज अल्फा हो गया, इन ब्रैकेट बीटा है तो जब अल्फा की जगह एंगल क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। वैल्यू हो गई कॉज बीटा साइन बीटा एंड माइनस साइन बीटा एंड कॉज बीटा। ओके, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन कर किया हमने तो देखिएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कॉज विथ कॉज बीटा, तो कॉज अल्फा आ गया, कॉज बीटा आ गया, एंड साइन विथ माइनस साइन, तो वैल्यू आएगी माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड कॉलम के लिए, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कॉज अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉज अल्फा इंटू साइन बीटा आ जाएगा, और ये साइन अल्फा के साथ कॉस बीटा आएगा तो प्लस साइन अल्फा एंड कॉस बीटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करते हैं तो माइनस साइन अल्फा का कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा हो गया एंड कॉस विथ साइन, तो माइनस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट एंड फर्स्ट सॉरी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के बारे में बात कर लेते हैं। तो माइनस साइन अल्फा है विथ साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो प्लस का आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, सिंपल है। अब देखिएगा सीधी सी बात है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये देखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये साइन अल्फा प्लस बीटा का है, ये वैल्यू किसकी, साइन अल्फा प्लस बीटा की। अगर यहां से देखा जाए तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, मतलब ये वैल्यू भी साइन अल्फा प्लस बीटा की है, और यहां पे भी अगर देखते हैं तो ये वैल्यू है कॉस अल्फा प्लस बीटा की। इसका मतलब ये है कि एंगल जो अल्फा था अब उसके लिए क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ए अल्फा इंटू ए बीटा की वैल्यू प्रूफ हो गई, ये केस तो हो गया। अच्छा, अब ये केस अगर हो गया है सिंपल मल्टीप्लिकेशन से, तो हमें बात करनी है n पावर की, बात करते हैं किसकी करनी है, n पावर की। तो अगर मान लीजिए बीटा की जगह अगर हम अल्फा दे देते, बीटा इक्वल टू अल्फा देते, तो यहाँ पे क्या आता है, ए अल्फा इंटू ए अल्फा, इसका मतलब होता है ए अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है ए के साथ 2 अल्फा, 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर a अल्फा की पावर 3 होता तो a 3 अल्फा होना चाहिए था। सिमिलरली अगर देखते a अल्फा की पावर n होता तो a n अल्फा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है, n अल्फा होता, ठीक है। तो अगर n अल्फा होता तो हम क्या लिख सकते थे, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा एंड cos n अल्फा, ठीक है। ऐसा हम कर सकते थे, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये तो एक तरीका मैंने बताया कि आपको इस टाइप से एक सिमेट्री बना सकते हैं, लेकिन जब भी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को तो आप इसको कम से कम 3 स्टेप तक करिए। वैसे हमने एक स्टेप किए, इसके बाद एक स्टेप आप और करेंगे तो एक सिमेट्री मैच करती हुई दिख जाती है। जब भी सिमेट्री मैच करती हुई दिखे तभी आप इसे सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको डायरेक्ट मत करिएगा, इसकी एक स्टेप आपको और करनी है। क्या करनी है? आपको क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब। और क्यूब तक काम कर लेंगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। और एक तरीका है,
बात कर रहे हैं हम लोग PMI, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हम लोगों ने प्रूफ किया था कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो देखिएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर दें तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा केस ये होता है कि n की वैल्यू हम लोग k एज्यूम करते थे, n की वैल्यू k एज्यूम करते थे, और a अल्फा रेस्ट पावर k की वैल्यू को हम लोग लिखते हैं cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा एंड cos k अल्फा। ठीक है, देन क्या करते थे आपको ये पता है, हम लोग n की जगह k प्लस 1 पुट करके उसको सेटिस्फाई कराते थे। n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं तो a अल्फा की पावर k प्लस 1, इसका मतलब है a अल्फा की पावर k इंटू a अल्फा। आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है कि जहां पर k है वहां पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, k प्लस 1 आनी चाहिए। अगर k प्लस 1 आ गई देन प्रूफ हो जाता है कि n अगर नेचुरल नंबर है तो ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें कि अगर a अल्फा की पावर k की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट की cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा एंड cos k अल्फा इन ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हमने लिखा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन देखिए क्या आ रहा है, cos k अल्फा रो और कॉलम, तो वैल्यू देखिएगा कि आ गया cos k अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस sin k अल्फा, सॉरी माइनस है sin k अल्फा इंटू sin अल्फा, क्योंकि यहां पे माइनस आएगा, sin का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन। अगला cos k अल्फा के साथ sin अल्फा जाएगा, cos k अल्फा sin अल्फा प्लस sin k अल्फा इंटू cos अल्फा। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब बात करेंगे सेकंड रो के बारे में। तो ये मल्टीप्लाई माइनस sin k अल्फा इंटू cos अल्फा हो जाएगा, माइनस sin k अल्फा इंटू cos अल्फा हो गया, और प्लस सर ये भी माइनस का ही आएगा cos k अल्फा इंटू sin अल्फा। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकंड कॉलम के बारे में। तो माइनस sin k अल्फा की वैल्यू sin अल्फा के साथ, और प्लस cos k अल्फा विथ cos अल्फा। ठीक है, अगर इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो ये जो ब्रैकेट है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दिख रही होगी cos ऑफ a cos b माइनस sin a sin b, मतलब cos a प्लस b की वैल्यू है। तो cos k प्लस 1 इंटू अल्फा आ रहा है, यहां देखेंगे तो sin k प्लस 1 इंटू अल्फा आ रहा है, यहां पर माइनस का sin k प्लस 1 इंटू अल्फा है, और यहां पर सॉरी cos k प्लस 1 इंटू अल्फा है। ये वैल्यू किसके लिए है, a अल्फा की पावर k प्लस 1 के लिए, a अल्फा की पावर k प्लस 1 के लिए k है। जहां पर भी k प्लस 1 है, यहां पर भी क्या है, k प्लस 1 इंप्लाइज दैट a अल्फा की पावर n इज इक्वल टू आएगा cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा एंड cos n अल्फा। तो इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आपको इस टाइप से करने पड़ते हैं जहां पे हमें n की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है कि n की वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया, अप टू, ठीक है, n टाइम्स का काम हो जाता है इससे। ठीक है, अदरवाइज क्या करना आपको 1 2 3 पुट करके एक सिमेट्री बना करके एक सीरीज बना दीजिए, तब भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन हो जाता है, सोल्यूशन आ जाता है। क्लियर, हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। इफ a इज इक्वल टू 0 1 0 0 दिया हुआ है, देन प्रूव दैट
ए आई प्लस बी ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए रेस्ट पावर एन माइनस वन इंटू बी ए दिया हुआ है। यहाँ पर केवल एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो ए दिया गया वो मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो भी बाकी चीजें हैं जैसे ए एंड बी हैं वो आज स्केलर डील किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो ए इज इक्वल टू दिया गया है 0 1 0 0 दिया गया है, ठीक है। और हमें वैल्यू निकालनी है ए आई प्लस बी ए रेस्ट पावर एन तक। तो जब भी पावर एन दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है आप इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, आपको मालूम है एन सी 0 होगा, फर्स्ट टर्म रेस्ट पावर क्या लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं, और सेकंड की पावर क्या होगी 0 होगी, प्लस एन सी 1 हमने लिखा, फिर क्या लिखा ए आई रेस्ट पावर एन माइनस 1 हो गया, एंड अब बी आई बी ए रेस्ट पावर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। सेम मैनर प्लस एन सी 2 आ जाना चाहिए, ए आई रेस्ट पावर एन माइनस 2 होगा, और बी आई बी ए पावर क्या आना चाहिए 2 आ जाना चाहिए। जस्ट हम लोग सिंपल यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं और प्लस इसी टाइप से ये आगे बढ़ना जाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सीरीज को कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे। तो हमारी हेल्प जो करता है वो यहाँ पे बात समझ में आ जाती है कि वहाँ पर जो सीरीज एंड हो रही है वो ए तक हो रही है, उसके बाद ए स्क्वायर के केस में सीरीज एंड हो चुकी है, ठीक है। क्यों हो गई होगी अब हम समझते हैं इन चीजों को। अब जैसे कि हमने ये बात की तो यहाँ पे देखा जाए तो एन सी की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 हो जाएगी, और वैल्यू जो है वो ए रेस्ट पावर एन आई पावर एन हो गई। एन सी 1 का मतलब एन हो जाएगा, ये ए रेस्ट पावर एन माइनस 1 है, आई पावर एन माइनस 1 है, इंटू बी ए हो जाएगा, ठीक है। एन सी 2, ठीक है। इस टाइप से ये वैल्यूज मूव करेंगी। अब हमें ये समझना है कि भाई आगे की जो वैल्यू है वो कैसे डील हो रही है, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ए दिया गया है अगर हम बात करें ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर देख लीजिए बेटा 0 0 1 0 इंटू में आ रहा है 0 0 1 0, क्रॉस कर लीजिए बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 0 0 वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 0 वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे वैल्यू 0 और यहाँ पे वैल्यू 0, मतलब एक क्या मैट्रिक्स आ गई, एक नल मैट्रिक्स आ गई। वैल्यू कैसे आ गई बेटा, एक नल मैट्रिक्स आ गई। अगर नल मैट्रिक्स आ गई है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने ए स्क्वायर किया तो कंप्लीट का कंप्लीट क्या हो जाएगा, वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके आगे की जो चीजें होंगी, जो भी हायर ऑर्डर की चीजें होंगी, वो सभी क्या रिप्रेजेंट कर रही होंगी, नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है। बच क्या गया हमारे पास ये आई रेस्ट पावर एन का मतलब आई होता है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आई की पावर कितनी भी करते जाएंगे वैल्यू क्या है आई आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है एन टाइम्स ए रेस्ट पावर एन माइनस 1 है। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी ए हो जाएगी, क्योंकि आई इंटू ए की वैल्यू ए ही होती है। तो बस क्या गया बी इंटू ए हो गया, ठीक है। और प्लस आगे की जो मैट्रिक्स थी वो सब क्या है, वो सभी नल मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, अगर ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए होगा, ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स इंटू ए अगेन और नल मैट्रिक्स। तो बाकी आगे की जितनी भी वैल्यूज हो रही होंगी वो सभी के सभी नल मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। बच क्या गया, दिस वन द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट आ गया, देख लीजिएगा ए पावर एन इंटू आई प्लस एन ए पावर एन माइनस 1 इंटू बी ए, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो बायनोमियल एक्सपेंशन से हमने इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर दिया और क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया। और ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में कई बार पूछे गए हैं, यही नहीं लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया गया है,
ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, और देन आपको बताना है i प्लस ए रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू, तो सिंपल एक काम करते हैं, इसका क्यूब ओपन कर दीजिए। क्या करना है हमें? क्यूब ओपन कर देना है। अगर हम क्यूब ओपन करते हैं देखिएगा आप आई क्यूब होगा प्लस 3i स्क्वायर इंटू ए होना चाहिए, प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर होगा, प्लस क्या होना चाहिए? ए क्यूब हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशन में आएगा एक्सपेंशन, आई क्यूब का मतलब होता है आई प्लस आई स्क्वायर, अगेन आई हो जाएगा, प्लस आई को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के साथ किया जाए तो 3a स्क्वायर होगा, और प्लस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, अब इस स्क्वायर के फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं? इसका रीजन है i प्लस ये 3a हो गया, क्योंकि i इंटू ए की वैल्यू a होती है, a स्क्वायर की जगह आप a लिख सकते हैं तो 3a हो गया, प्लस अगेन ये a हो गया तो a इंटू a हो गया, ये हो गया i प्लस 6a प्लस अगेन a स्क्वायर जाएगा। अब a स्क्वायर हम फिर से लिख सकते हैं a, तो एडिशन हो सकता है मैट्रिक्स में, तो i प्लस ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया i प्लस a का क्यूब। सिंपल बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पावर में n लगी हुई है, और इसको हम सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, चलिए तो इसे हम इरेज कर दें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। लेट A and B are two matrices such that they are commute। कम्यूट का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि जो गिवन कंडीशन है उसमें कंडीशन ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन है। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है दिस। ठीक है, हमें प्रूफ करना है a इंटू बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन इंटू ए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू अगर देखा जाए, अगर हम PMI यूज कर रहे हैं तो n की वैल्यू हमने 1 के लिए यूज किया, तो जैसे n की वैल्यू 1 यूज की तो AB इज इक्वल टू BA, ये प्रूफ करता है हमारी कंडीशन को। ठीक है ना, ये सेटिस्फाई करेगा। गिवन कंडीशन, ठीक है ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दूसरा केस क्या करते थे? n इक्वल टू k हम एज्यूम करते थे, n इक्वल टू k, तो a b पावर k इज इक्वल टू हमारे पास b पावर k इंटू a है, ये हमने एज्यूम किया। अगर हमने इसे एज्यूम कर लिया तो n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करनी है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड a b पावर k प्लस 1 आ गया, a b पावर k प्लस 1। चलिए इसे कैलकुलेट करना है और हमें निकालना है b पावर k प्लस 1 इंटू a। तो सिंपल देखते हैं, a b पावर k है इंटू ये b है, a b पावर k इंटू b है। अच्छा, a b पावर k इसको अगर देखा जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि a b c में अगर a b इक्वल टू देखा जाए तो a b c ये पॉसिबल था, ऐसा था ना। तो a b पावर k की जगह हम लिख सकते हैं b k a इंटू b लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बी के हम ए बी के साथ लिख सकते हैं, ए बी को साथ में लिख सकते हैं। अच्छा, ये बी के हो गया, और ए बी की जगह हम लिख सकते हैं बी ए, क्योंकि गिवन कंडीशन है। बी के की जगह क्या लिख सकते हैं? बी ए लिख सकती हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है ये बी पावर के प्लस 1 इंटू ए हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। ये तो प्रूफ करना था, a b पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b पावर k प्लस 1 इंटू a, ये प्रूफ करना था। इसका मतलब है हेंस प्रूफ। ठीक है, मतलब हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इस कंडीशन को प्रूफ कर लिया। अब बात करनी सेकंड कंडीशन की। तो जो सेकंड कंडीशन है उसमें जो दिया गया है वो a b रेस्ट पावर n इज इक्वल टू दिया गया है a रेस्ट पावर n इंटू b रेस्ट पावर n। ठीक है, कंडीशन अभी भी ध्यान रखिएगा, कम्यूटेटिव की कंडीशन है। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 के लिए देखा जाए तो ab इज इक्वल टू ab दिया हुआ है,
समझिएगा। n इक्वल टू 1 के लिए ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी है। ओके, n इक्वल टू के के लिए अगर आप देखें तो ए बी रेस्ट पावर के इज इक्वल टू ए पावर के और बी पावर के है। ठीक है, तो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमें देखना है, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए देखना है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं उसे देख लेते हैं। इसको ये करते हैं, चलिए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया दैट इज ए बी रेस्ट पावर के प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब है ए बी रेस्ट पावर के हो गया इंटू ए बी हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए बी पावर के को क्या लिख सकते हैं, ए पावर के बी पावर के इंटू ए बी लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी की जगह बी ए लिखा जाए तो कुछ काम बनना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये ए पावर के लिखा और यहां पे अगर हमने देखा ये बी पावर के है, ए बी की जगह हमने बी ए लिखा, लिख सकते हैं ना। ए बी की जगह क्या है, ए बी की जगह बी ए ऑलरेडी गिवन कंडीशन है, क्योंकि ए बी की जगह बी ए कंडीशन गिवन है। हम लोग क्या लिखे, ए पावर के और यहां लिख सकते हैं बी रेस्ट पावर के प्लस 1 इंटू ए लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है। अच्छा, कि बी पावर के प्लस 1 जो था इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, बी पावर के प्लस 1, अगर ये कंडीशन देखी जाए तो ये ए बी पावर के प्लस 1 है, तो हम लोग इसको ऐसा कुछ लिख ले ए की पावर के और इसकी जगह हमने लिखा ए इंटू बी पावर के प्लस 1। ऐसा हो सकता है, ए बी पावर के प्लस 1 इक्वल टू दिस, सिंपल। तो अगर ऐसा हो गया तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो इसे हम लिख सकते हैं ए पावर के प्लस 1 इंटू बी पावर के प्लस 1। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया बेटा, के की जगह के प्लस 1 ले आए, और जब के की जगह के प्लस 1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इंप्लाइज दैट जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी ए बी रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एन इंटू बी पावर एन फॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्योंकि ये सारी कंडीशन कब निकली है, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए है तभी तो ये सारी कंडीशन निकली है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है। तो आप लिखेंगे यहां पे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो एक्चुअल में जब क्वेश्चंस मेंस में आते हैं तो मेंस में आने का मतलब ये है कि आपको कम्यूटेट की कंडीशन दे दी जाएगी और ये सब ऑप्शंस में दिए जाएंगे आपको। ठीक है, ये सब किस में मिलेंगे, ऑप्शंस में मिलेंगे, और ये बोर्ड के पर्पस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में बात करें नेक्स्ट एक एग्जांपल की, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्वेश्चंस आजकल जो भी आते हैं वो बहुत बेसिक्स पे डिपेंड करके आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि ए बी सी बी 3 रियल नंबर्स हैं सच दैट इन मैट्रिक्स ए बी सी, और ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है, इज इक्वल टू दिया गया 0 0 0, मतलब नल मैट्रिक्स है। ओके, इफ द पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द प्लेन 2x plus y plus z is equal to 1, then the value of 7a plus b plus c। इसका मतलब ये है कि हमें ए बी सी तो निकालनी पड़ेगी, ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी तो ही इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट दिया गया है लेट बी इज इक्वल टू 6 विद ए सी, ए सी मुझे नहीं पता है, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 को जो सेटिस्फाई करना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। यहां पर भी देखिए ए बी सी अननोन है, तो टोटल टारगेट जो है वो अपना ए बी सी का है। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो देखिए बेटा, जो मैट्रिक्स है ये जो है इसकी ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम्स, ये 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, तो इसका देखिएगा ये भी 1 क्रॉस 3। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कैसा आएगा, 1 क्रॉस 3 का आएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा, रो विथ कॉलम, रो विथ कॉलम। तब जो इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है दैट इज a प्लस 8b प्लस 7c इज इक्वल टू आ गया 0। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है दैट इज 9a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। एंड द लास्ट वन है दैट इज 7a प्लस 7b
और प्लस 7c इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बन रही है हमारे पास, ठीक है। ये सभी इक्वेशन को हमें सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू 0 ही मिलेगी, इससे हमारा आंसर का सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब एक काम करते हैं, दिस पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द प्लेन, प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो पॉइंट ए बी सी सेटिस्फाई द प्लेन, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, यह भी आता है, ठीक है। यहां से देखेंगे कि यहां पे वैल्यू जो आ रही है वो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा इसे, तो वैल्यू देखिएगा a इज इक्वल टू आ गया 1, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। a अगर 1 है तो हम वैल्यू को देख लेते हैं, अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो यहां पे वैल्यू देखिए b प्लस सी, b प्लस सी की वैल्यू देखिए क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू का हमने 1 यहाँ पे पुट कर लिया, इनमें से किसी में भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई है, यहाँ से वही आएगा। इसका यूज कर चुके हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर 1 पुट कर दिया जाए तो 8b प्लस 7c इज इक्वल टू क्या आएगा, अगेन -1 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना बेटा, इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई 7b प्लस का 7c इज इक्वल टू -7 माइनस b इज इक्वल टू आ गया -6। करेक्ट है ना, यहाँ पे सॉरी प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या आ जाएगी +6 आ जाएगी। b मालूम हो चुका है। अब b की वैल्यू देखी जाए तो b की वैल्यू 6 अगर पुट कर दिया जाए तो c की वैल्यू क्या आएगी -7, c इक्वल टू क्या आ गया -7। मतलब ये है कि हमने ए बी सी की वैल्यू तो कंप्लीट फाइंड आउट कर ली। ध्यान देखिएगा, इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते, हमारी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हुई है, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, दैट इज आवर फर्स्ट केस है 7a प्लस b प्लस c। तो 7a वैल्यू देखिए 7, b की जगह -6 और c की जगह -7, ठीक है। तो अब देखते हैं a की जगह क्या था बेटा 1 था ना, a इक्वल टू क्या पुट किया था 1 प्लस 6, सॉरी प्लस का 6 है, ठीक ना। तो 13, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सेकंड पार्ट की बात में, b इक्वल टू 6 है बेटा, b इक्वल टू क्या है 6 है, तो b इक्वल टू 6 है तो a की वैल्यू क्या है a 1 है और c -7 है। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी x² b की जगह प्लस का 6x और c की जगह -7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखी जाए और अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है -6, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू है -7, और हमारी रिक्वायरमेंट जो है वह है समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा रेज़ टू पावर n। तो वैल्यू देखिए 6/7, 6/7 रेज़ टू पावर n, और n टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी। तो ये सीरीज कैसी बनेगी, ये सीरीज आपको जीपी दिखाएगी। मतलब क्या है 6/7 प्लस 1 प्लस 6/7 का स्क्वायर आएगा, अब तो कहां तक जाएगा इंफिनिटी तक। ये जीपी की सीरीज है, जीपी की सीरीज है 1/1 माइनस 6/7। तो देखिए बेटा 7 - 6 1 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया आपके पास 7 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 7, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही बेस्ड था, ठीक है। कुछ चीजें आपको प्लेन वगैरह यहाँ पे दे दिया गया, लेकिन वो एक रेस्ट ऑफ पार्ट है, मतलब आप चीजों को समझ तो सकते ही, आसान सा था, ठीक है ना। और ये आपको एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लें, जिससे क्वेश्चन करने में कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।